आज जिस एनीमे के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एनीमे काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और इसका प्रोटैगनिस्ट तो उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। जहाँ पे मैं बता दूँ इस एनीमे का नाम है रिकॉर्ड ऑफ मॉर्टल जर्नी टू इमॉर्टैलिटी, जहाँ पे मैंने 2 एपिसोड एक ही पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है एक मेन कैरेक्टर को जो कि एक आइलैंड पर जाता है जिसका नाम हैनली है। हैनली के साथ एक मंकी भी रहता है जहाँ पे वो कुछ ड्रॉप्स को गिराता है और वो ड्रॉप एक फूल के ऊपर गिराता है जिससे वो फूल अब खिल जाता है और वो फूल खिलने के से ही एक मैजिक स्पेल कर देता है जिससे एक काफ़ी बड़ी वेव निकलती है और एक काफ़ी बड़े मॉन्स्टर को इनवाइट भी कर देती है। ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी है हैनली, जो कि अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करता है और उस बड़े से ड्रैगन को ऊपर हमला कर देता है और उसके पास जाता है। फाइनली इस ड्रैगन को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और उसका एक हाथ केकड़े जैसा है और यहाँ पर हैनली उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। इस मॉन्स्टर का नाम है किंग ऑफ द सी डीमन बीस्ट और इन दोनों के बीच में एक काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग होती है जिसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं जहाँ पे वो अपने शील्ड का यूज़ करते हुए बचा लेता है हैनली अपने आप को। हैनली अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस बड़े से ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और ड्रैगन को घायल करता है, लेकिन वो ड्रैगन उसे पटक कर देता है एक ज़बरदस्त मुक्का और फाइनली उसके सामने जाकर बहुत जोर से चिढ़ाता भी है। लेकिन हैनली बिना डरे उसे अपने जो मैजिक के जाल में फंसा लेता है और उस पर अटैक करता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसे पहली बार में जो लाइटनिंग पड़ी थी उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन दूसरी बार में उस पर लाइटनिंग का असर इतना ज़बरदस्त होता है कि वो वहीं के वहीं मर जाता है और उसके अंदर की एक स्पिरिचुअल बॉल वहाँ से बाहर निकलती है और हैनली को मिल जाती है, जिसे हैनली अपने पास रख लेता है। अब स्टोरी 200 साल पीछे जाती है, यहाँ से इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। हैनली तब छोटा था और उसके मदर एंड फादर बात कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने घर से किसी न किसी को भेजना होगा और उसे भेजने के लिए सबसे पहले वो अपने बड़े बेटे को ही भेजने की सोच रहे हैं, लेकिन फादर नहीं मानता। इसलिए हैनली वहाँ पर आकर अपने फादर को मना लेता है। वो कहता है कि उनकी जगह पर वही जाएगा और इस टेस्ट को पास करेगा। अगली सुबह वो अपने मॉम से विदा लेता है और जहाँ पे उसकी मॉम कहती कि लेटर लिखना मुझे मत भूलना, जहाँ पे उसकी छोटी बहन उसे एक धागा देती है जो कि उसकी रक्षा करेगा। ऐसा उसकी बहन का मानना था, लेकिन बढ़ते वक्त वो उसकी बहन नीचे की तरफ गिर जाती है। अंदर की तरफ वो जब देखता है तो उसे 2 मेंबर दिखते हैं, तो वो दोनों के दोनों ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिस पर एक बंदा कहता है कि हाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। दूसरा बंदा कहता है मैं ये सब कुछ पहले भी देख चुका हूँ, जहाँ पे एक बंदे का नाम फेयू है जो कि सो रहा होता है। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में दिखाई गई है, जहाँ पे एक छोटी सी बॉल टाइप की चीज़ आती है और उसे एक बुक के पास ले जाती है, यानी कि हैनली को। हैनली उस बुक को खोलता है जहाँ पे उसे एक वॉरियर की जैसी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं और सीन फिर से 200 साल पहले शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक और मेंबर की एंट्री होने वाली होती है। अभी यहाँ पे ये तीनों अब दोस्त बन चुके होते हैं, लेकिन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अकड़ू होता है तो ये उन लोग को मारना चालू कर देता है, जहाँ पे वो खुद को स्कॉट बताता है। अब यहाँ पास वो कहता है कि तुम कीड़े हो और यहाँ से क्यों आए हो ट्रेनिंग के लिए, तुम्हें चले जाना चाहिए। फाइनली वो अब ट्रेनिंग की जगह पहुँच जाते हैं। जिस जगह पर आए हैं उस जगह का नाम 7 मिस्ट्रीज़ है। अब यहाँ पे जो उनके टीचर हैं उनका नाम है एल्डर माँ, जो कि उन्हें ट्रेन करने वाले हैं। फाइनली वो सभी लोग को कहते हैं कि आप लोग को इस कई अलग चुनौतियों से जाना है, जिसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। वो काफ़ी अलग अलग जगह के नाम बताते हैं और फाइनल जगह पर वो कहते हैं कि आपको मिलना है, जिसका नाम बोन रिफेलिंग क्लिफ है। यहाँ पर हम सभी लोग मिलेंगे दोपहर होने के पहले। तो सभी लोग रेडी हो जाते हैं और रनिंग करना चालू कर देते हैं, जहाँ पे सभी लोग भागते हैं। मास्टर कहता है कि इस तरफ से नहीं दूसरी तरफ से जाओ, जहाँ पे एक ज़बरदस्त लात खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। हैनली को आगे बढ़ने के लिए फ्यूमी कहता है और अब यहाँ से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर फिर से वही बंदा हमला कर देता है और कहता है कम ऑन, तुम मर क्यों नहीं जाते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। फाइनली हैनली उसे कुछ नहीं कहता और फिर से चढ़ने लगता है। अब ये लोग नहीं चाहते थे कि इस ट्रेनिंग में वो लोग भी जीतें जो उनसे कमज़ोर हैं, लेकिन हैनली अच्छे होने की वजह से दिल का साफ भी होता है, इसलिए वो और लोगों की मदद करता है। हैनली से पहले फ्यूली भी आ गया था, इसलिए वो कहता है कि इस जगह पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हैनली कहता है कि नहीं, हमें बस थोड़ी सी अकल लगानी होगी और वो अकल लगाकर उस चट्टान पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पे उनको डॉक्टर ये सब करते हुए देख लेता है।
डॉक्टर का नाम मो होता है, जिन्होंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई थी और जो इनके अब अगले मास्टर बनने वाले थे। वो कहते हैं कि अब ये बच्चे अगर लेट हो गए दोपहर से आने के पहले तो मैं इन्हें अपने अंडर पे नहीं लूँगा। जिनका नाम होता है वोंग। लीडर वोंग काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के लेकिन स्ट्रिक्ट टाइप बंदे हैं, जहाँ पर वो सभी बच्चों को कहते हैं कि यहाँ पे 9 बच्चे आ चुके हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो पीछे छूट चुके हैं। फाइनली हैन ली ऊपर की तरफ आता है अपने दोस्त के साथ। लीडर वोंग कहते हैं कि ये मोमेंट लाइफ और डेथ के बीच में एग्जिस्ट करता है। फाइनली हैन ली अपने दोस्त को संभाल रहा होता है, जहाँ पे और बच्चे हंस रहे होते हैं उनके ऊपर। तभी डॉक्टर मो की एंट्री होती है, जिन्होंने इस चीज़ को देख लिया होता है और कहते हैं कि मुझे वो दोनों बच्चे चाहिए। तो वोंग कहते हैं कि वो बच्चे पीछे रह गए हैं, आप इनमें से किसी को चुन सकते हैं। जिस पर कहते हैं कि नहीं, मुझे वही बच्चे चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दयालु हैं। उनके साथ वो चले जाते हैं वो दोनों बच्चे, यानी कि हैन ली और ली फ्यून। दोनों ही अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जहाँ पे डॉक्टर मॉन उसे काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से सिखाते हैं और कैसे दवाई बनाई जाती है उनके बारे में बताते हैं कि अलग अलग तरीके के काढ़े, मेडिटेशन और फाइटिंग स्किल्स भी सीखते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जब वो डॉक्टर्स कुछ बच्चों के आदमियों के ठीक इलाज कर रहे होते हैं तभी उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और वो कहते हैं एक पहाड़ी पर जाओ और उस पहाड़ी से मशरूम लेकर आओ, वो तुम्हें नीचे की तरफ मिलेगी। इसलिए ली फ्यून उस पर पकड़ लेता है और हैन ली नीचे की तरफ उतर के उस मशरूम को लेने के लिए जाता है, जहाँ पे हैन ली कहता है कि तुमने उस रस्सी को छोड़ा क्यों। लेकिन जब वो ऊपर आकर देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उनके सामने कुछ बंदे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एक तरह के डाकू होते हैं जो कि फेरल वुल्फ गैंग से बिलोंग करते हैं और इनका लीडर जियाबू है। जियाबू अब हैन ली को काफ़ी ज़्यादा पीटता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने में की। जहाँ पे हैन ली के सामने पड़ी स्वॉर्ड को उठाकर हैन ली उस पर अटैक करता है, लेकिन जियाबू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। तभी उनकी मुलाकात एक और बंदे से होती है और ये वही बंदा है उन्हें गाड़ी में मिला था और इनका दोस्त बना था। अब 1 साल उस बात को बीत चुके, अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है, यानी कि जियाबू के बीच में। अब यहाँ पे ये लोग काफ़ी अच्छी तगड़ी फाइट करते हैं, जहाँ पर वो जियाबू को हरा देते हैं और ली फ्यून कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी सालों बाद देख रहा हूँ। तकरीबन 1 साल बीत चुके होते हैं इन सभी बातों को लेकर, जहाँ पर वो हैन ली को जाने के लिए कहता है। अब वो दोनों जब चले जाते हैं तो हैन ली को टेंशन होती है, उसे लगता है कि अब ली फ्यून उनसे कुछ झूठ कह रहा है, इसलिए वो देखने के लिए कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जब तक ना आओ तब तक तुम मास्टर के पास ही रहना और इस बात का ख्याल रखना कि वो कभी तुम्हारे दोबारा ना हाथ से चढ़ जाए। फाइनली वो वापस से ली फ्यून के पास जाता है और कहता है कि ओह, तो तुम इस दवाई का यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते थे जो कि तुम्हें अब बीमार कर रही है। तुम्हें ये नहीं खानी चाहिए थी, भले ही तुम इस एग्ज़ाम में पास होते या ना होते, लेकिन अब ये तुम्हारी तबीयत ख़राब कर रही है, तो प्लीज़ इसे मत खाओ। इससे तुम्हारी सिर्फ स्ट्रेंथ कुछ समय के लिए बढ़ेगी, लेकिन तुम हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रहोगे। जहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे कल जल्द ही छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती। अब फेरल वॉल गैंग के हेडक्वार्टर को दिखाया गया है, जहाँ पर उनका मेन बॉस बैठा होता है, जिसका नाम है जिया ताइलोंग। जिया ताइलोंग इन सभी का हेड है, अब इसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो वो जिया वोंग को कहता है कि तुमने अगर हिम्मत कर दी होती तो शायद तुम लड़के जीत भी सकते थे, लेकिन तुम एक बच्चे से हार के आए हो, वरना मैं तुम्हें मार देता अगर तुम मेरे नेफ्यू ना होते तो। जिसके बाद वो उन्हें ले जाने के लिए कहता है। तब यहाँ पर एक छोटे से बौने आदमी को दिखाया गया है, जो कि कहता है कि ये तो मात्र एक छोटी सी हादसा था, जिस पर जिया ताइवोंग कहता है कि ये छोटा सा हादसा नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है, अब जैंग को दिखाया गया है, जहाँ पे डॉक्टर मो उसकी नर्व्स चेक करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो हैन ली की नर्व्स को चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि जैंग वू की नस है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी नसों में कुछ अलग है। जहाँ पे वो कहते हैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा है, तुम्हें 2 तरह की शक्तियाँ मुझे महसूस हो रही हैं। जिसके बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जहाँ पे वो दोनों ही अब ट्रेनिंग करना चालू करते हैं। अब दोनों ही फाइटिंग स्किल्स और बाकी अदर चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल करने लगते हैं, जहाँ पे हमारा जैंग वो भी काफ़ी अच्छी फाइटिंग सीखता है। अब इस बात को वो मेडिटेट करते हैं और अपनी ताकत बढ़ाते हैं। जिस बात को अब 3 साल बीत चुके थे, मास्टर अब कुछ दिनों के लिए राजमहल की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे भूलना मत और उसके रियाज करते रहना। फिर ली फ्यून आता है और कहते हैं कि चलो एक बार हम लोग प्रैक्टिस चालू करते हैं।
जहाँ पे वो कहता है कि तुम मुझे कुछ मेडिसिन दोगे तो अगर मैं तुम्हें इस ट्रेनिंग को सिखाता हूँ तो। जहाँ पे ज़ैंग फाइट करता है अब हमारे ली फ्यून के साथ। दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन इन दोनों की फाइट अब जब होने ही वाली होती है, गिरने वाले होते हैं, तभी इन्हें पकड़ लेता है हैन ली और कहता है तुम लोग बच गए। जिसके बाद वो कहता है कि फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है और तीनों ही लोग एक दूसरे के बैठकर मजाक उड़ाने लगते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि फेरल वुल्फ गैंग के साथ एक बार फिर से फाइट हुई है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, भले ही वो कितने भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो। जिसके बाद ये तीनों ही एक दूसरे की फैमिली के बारे रिलेटेड बातें करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ इस चैनल के साथ एक और चैनल है जिसका नाम एक्शन एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ अमेज़ॉन से प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वहाँ से भी जाके आप लोग सामान ले सकते हैं। थैंक यू।